यह कहानी गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध के कारण पीड़िताओं और उनके परिवार के लोगों की मनस्थिति का चित्रण करती है और साथ ही संघर्ष की प्रेरणा देती है। अरे सुन, तुझे पता है गीतू को फिर से दिन जग रहे हैं। फोन पर माँ ने दिव्या को बताया। दिव्या ने संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया दी। अरे क्या हुआ, तुझे खुशी ना हुई क्या? माँ ने दिव्या से पूछा। मेरे खुश होने से क्या होगा माँ, गीतू के ससुराल वालों का खुश होना जरूरी है। ये कहकर दिव्या ने फोन काट दिया। दिव्या और गीतू सगी बहनें थी, दोनों विवाहित थी और अपनी अपनी गृहस्थी में रमी हुई थी। दिव्या गीतू से 5 साल बड़ी थी और 2 पुत्र उसे संतान रूप में प्राप्त हुए थे। गीतू की एक बेटी थी। बस यही से कहानी में नया मोड़ आता है। गीतू की बेटी 6 वर्ष की हो चुकी थी, पर अभी उसे दूसरा बच्चा नहीं हुआ था। गीतिका पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और हर एक 1.5 साल के अंतर पर गर्भ भी धारण करती थी, किंतु गर्भधारण के 4 महीनों के पश्चात बच्चे का लिंग पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता और गर्भ में कन्या का पता चलते ही उस पर मानसिक दबाव बनाकर उसका गर्भपात करवा दिया जाता। पिछले 3 बार से यही दोहराया जा रहा था। 3.5-4 महीनों तक गीतिका गर्भधारण करके रहती और गर्भ में कन्या भ्रूण का पता चलते ही तालिबानी हुक्म के अनुसार उसका गर्भपात करा दिया जाता। वजह थी गीतिका के पति और उसके सास ससुर की बेटे की ख्वाहिश। दिव्या को उसके माँ बाप हमेशा अबॉर्शन के बाद ही सूचना देते थे, पर अब की बार स्थिति कुछ भिन्न थी। पिछले अबॉर्शन के समय अधिक रक्तस्राव के कारण गीतिका की हालत गंभीर हो गई थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर अगली बार अबॉर्शन का रिस्क लेंगे तो गीतिका की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अब की बार माँ बाबूजी दोनों के मन गीतिका को लेकर चिंतित थे। बेटी की ससुराल में दखलंदाजी करना भी उन्हें जंचता नहीं था। ऐसे में करे तो क्या करें? मन बेटी की चिंता और सामाजिक मर्यादा के 2 पाटों के बीच पिसा जा रहा था। धीरे धीरे 3.5 महीने का समय भी व्यतीत हो गया। इस बीच माँ ने उसे पुत्र उत्पत्ति के लिए न जाने कहां कहां के गंडे ताबीज, भभूति और गुरुजी के आश्रम से प्रसाद भी लाकर खिलाया, पर भ्रूण के लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम्स के इस खेल में ये सब आडंबर मिथ्या प्रमाणित होने थे। सो हुए। गीतिका की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कन्या भ्रूण की पुष्टि हुई। उस दिन माँ और पापा दोनों दिव्या के घर आए। दोनों के चेहरे चिंता से पीले पड़े हुए थे और मन आंधी में टूटे हुए पत्तों के समान विचलित थे। उनके सामने रखी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। कमरे में पसरे हुए सन्नाटे को तोड़ते हुए दिव्या ने दोनों से पूछा, अब क्या? माँ ने शून्य में ताकते हुए अनभिज्ञता की मुद्रा में हाथ हिलाया। दिव्या ने पिता की ओर देखकर पूछा, पापा? उन्होंने ठंडी सांस ली और बोले, बेटा, हम लड़की वाले हैं, उनके परिवार के मामले में नहीं बोल सकते, आखिर हमने बेटी ब्याही है। बिल्कुल पापा, यही तो समझने की बात है कि आपने बेटी ब्याही है, बेटी नहीं है जिसके साथ वो जानवरों जैसा सलूक करे। उन्हें ये बात समझाइए। दिव्या का चेहरा उत्तेजना से लाल हो रहा था। पापा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। दिव्या ने बोलना जारी रखा, देखिए पापा, ये उन्हें भी मालूम है और हम सबको भी कि गर्भ में भ्रूण की लिंग जांच कराना गैर कानूनी है और उससे भी बड़ा अपराध वो ये करते आ रहे हैं कि अपनी बहू का जबरन गर्भपात करवाते हैं। इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। बस आप हिम्मत करके उनसे कहिए कि यदि आपने अब गीतू पर दबाव बनाकर उसका अबॉर्शन करवाया तो आप तीनों को मैं पिता होने के नाते हथकड़ी लगवा दूंगा। आप सब जेल में चक्की पीसोगे और ये बच्ची तब भी इस दुनिया में आकर रहेगी। पापा सकते में आकर दिव्या का मुंह ताक रहे थे। अब दिव्या ने उनके हाथ थामकर नर्म स्वर में कहा, पापा, अगर आज आपने ये कदम नहीं उठाया तो वे पत्थरदिल लोग गीतू को फिर गर्भपात के लिए विवश करेंगे और अगर उसे कुछ हो गया, जैसे कि डॉक्टरों ने चेतावनी दे ही रखी है, तो वे लोग अगले साल ही बच्चे पैदा करने की दूसरी मशीन ले आएंगे। यदि किसी को फर्क पड़ेगा तो वो होगी गीतू की बेटी, जो इस अबोध उम्र में ही अपनी माँ को खो देगी, और दूसरे होंगे आप दोनों, जो अपनी बेटी को हमेशा के लिए गंवा दोगे। दिव्या ने अपने पिता के हाथों में कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अब की बार चोट उनके मर्म पर लगी थी, क्योंकि 15 साल पहले वे अपने इकलौते बेटे को सड़क दुर्घटना में खो चुके थे।